Hello students, today we are going to discuss about some of the important case studies related to registration and that can be asked in exam for 2 to 3 marks. Different types of case studies will be given and you have to give the answer whether they are liable for registration or not. So case 1 under section 23, but before you go to analyze this case study you should watch the video related to registration which is already there in my playlist. Then only you can move to these case studies, otherwise you are not in a position to understand the concept. Case 1, X is a salaried employee, salary income being rupees 90 lakh. Beside, he owns a residential property which is let out for residential purpose. Annual rent being rupees 40 lakh. So now in this case, you have to find out whether he is liable for registration or not. So solution in this case, aggregate turnover is 40 lakh only. Why? Because he is getting he has a residential property and which is let out for a residential purpose and annual rent is 40 lakh, and he has one more income of 90 lakh, but that is not to be considered while calculating aggregate turnover. However, registration is not required as he is exclusively engaged in the making an exempted supply. तो मीन्स ये पूरा जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से जो भी लेट आउट रेंट मिलता है वो टोटली एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स है. तो इवन दो इज एग्रीगेट टर्नओवर इज 40 लाख, ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. उसका टर्नओवर 40 लाख है बट फिर भी वो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन की, बिकॉज ये जो है वो एग्जाम्ड सप्लाई की कैटेगरी में आता है. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. So service by an employee is neither treated as a supply of service nor supply of goods. So service by way of renting of residential dwelling for use of residence is exempt via exemption notification entry number 12. Since X does not make any taxable supply of goods or services, he is not liable for registration. तो इन शॉर्ट उसका टर्न ओवर 40 लाख था, बट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही उसने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया था और उससे जो भी रेंट मिलता है वो टोटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है. सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. द पर्सन मिस्टर एक्स इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. अब देखो केस 2 देखो. वाई इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज ए टैक्स हेड ऑफ ए लिमिटेड. वो टैक्स हेड जो ए लिमिटेड है उसमें सैलरीड एम्प्लॉई भी है. सैलरी इनकम बीइंग 95 लाख. उसके पास एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है विच इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस. एनुअल रेंट रुपीज 45 लाख है. Besides, he gives tax consultancy on part-time basis. Annual consultancy income being rupees 10,000. अब आप ध्यान से देखो तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा 45 लाख 10,000, बिकॉज 45 लाख फ्रॉम residential property, rent of residential property given for residential purpose, and 10,000 for consultancy service. इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन टैक्सेबल सप्लाई. यहाँ पे जो 10,000 वो टैक्सेबल सप्लाई है और एग्जाम्ड सप्लाई 45 लाख है. और आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जाम्ड सप्लाई दोनों का टोटल होता है. सो सैलरी इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट कंसिडरेशन as service by an employee is neither treated as supply of goods or supply of services. ये दोनों में कंसिडर नहीं होता है, इसलिए सर्विस तो कंसिडर होने ही वाला नहीं है यहाँ पे. सिंस एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख और यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो गया, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इवन इफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज ओनली 10,000. भले उसका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 10,000 है. अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे क्यों लायबल है, क्योंकि अब उसका टोटल टर्नओवर और 20 लाख से ज्यादा हो गया, पर उसमें टैक्सेबल भी है और एग्जाम भी सप्लाई है. अब इस केस में अगर दोनों सप्लाई होता है, एग्जाम सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई दोनों मिल के अगर बनता है तो फिर उसको लायबल हो जाता है अगर उसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे उसका टोटल टर्नओवर बढ़ जाता है. तो यहाँ पे बढ़ गया. बट याद रखना कि उसको अगर जीएसटी कलेक्ट करना भी है तो वो सिर्फ 10,000 पे करेगा, 45 लाख पे नहीं करेगा, वो तो एग्जाम टच है. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, क्या वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था कि नहीं था. तो हाँ, ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल तो हो गया क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से बढ़ गया, बिकॉज सर्विस के केस में 20 लाख है. केस 3, जेड is a retired person. He gets pension of rupees 40 lakh per month. Beside, he has fixed deposit
in few banks, and annual interest from this deposit is 19,99,600. Occasionally he provides consultancy in flower decoration, annual receipt being rupees 500. अब देखो उसका बैंक से एफडी से इंटरेस्ट भी मिलता है, और डेकोरेशन का जो फ्लावर है उसका कंसल्टेंसी जैसा वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। अब इस केस में आप देखो, इन दिस केस एग्रीगेट टर्नओवर इज 20 lakh 100 rupees. Pension income is not formed from supply of goods and services. Interest on deposit is not subject to GST, but it is included in aggregate turnover. आपको अगर एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट करना है तो देखो, जो पेंशन का इनकम है उसको तो कंसीडर नहीं करना है, बट फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आपको कंसीडर करना है। एंड उसने कंसल्टेंसी सर्विस भी 500 का प्रोवाइड किया है, तो अब टोटल उसका टर्नओवर हो गया 20 लाख 100 रुपीज, दैट इज गिवन हियर। अब ये 20 लाख से तो बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है देखो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज वो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है एंड कंसल्टेंसी इनकम भी मिल रहा है, तो दोनों केस में ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज हिज टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख। तो ये मैंने आपको थोड़े केस स्टडी बताए, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। देखो, अब बी इज एन एडवोकेट। अब एडवोकेट है, ही प्रोवाइड्स लीगल सर्विस टू टाटा केमिकल्स, एनुअल रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेंसी बीइंग रुपीज 35 लाख। टोटल कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 35 लाख है उसका। अब यहाँ पे एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है कि नहीं है, तो ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम, और उसके पास और कोई इनकम नहीं है। इन दिस केस एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 lakh, however registration is not required. B is only engaged in providing legal services, GST on which is payable by Tata Chemicals, the recipient of the supply, under reverse charge mechanism. देखो, यहाँ पे बी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें आरसीएम लग रहा है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस पे टाटा केमिकल्स जो है वो टैक्स पे करेगी, ना कि एडवोकेट पे करेगा। इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि बी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है कि नहीं, तो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर। बी इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एज even though his turnover is more than 20 lakh, because he is providing service under reverse charge mechanism. In that case, recipient is liable to pay tax, not the supplier of the service. Now उसी तरह से थोड़ा रिवर्स करके केस को देखते हैं। केस 2, सी इज एन एडवोकेट, he provides legal service to Tata Chemicals, annual receipt from consultancy being rupees 35 lakh. Beside, he has rental income of 500 from letting out of a commercial property. He does not have any other income, उसके पास और कोई इनकम नहीं है। देखो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, वहां से 500 मिला, 35 लाख का उसने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया। इन दिस केस एग्रीगेट टर्नओवर इज 35 लाख 500। नाउ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है सी को। सी इज नॉट एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, जीएसटी ऑन विच इज पेएबल बाय रेसिपिएंट। यहाँ पे उसका सप्लाई ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ रेसिपिएंट को ही सप्लाई टैक्स पे करना है, इसमें वो भी लायबल है। जैसे 500 पे है जो है उसका रेंट मिल रहा है, उस पे उसको जीएसटी कलेक्ट करना है, क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी था। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, सी इज ऑल्सो एंगेज इन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी वो इन्वॉल्व था, इसलिए उसका टर्नओवर जो भी है यहाँ पे 35 लाख 500 हो गया, जो 20 लाख से तो ज्यादा ही था, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत यहाँ पे पड़ गई। तो समझ में आया दोनों केस में डिफरेंस क्या था? यहाँ पे सिर्फ वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता था जिसमें रिवर्स चार्ज लगता था, और कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता था, और ऐसा कोई भी टैक्सेबल सप्लाई इन्वॉल्व नहीं था। और यहाँ पे क्या है, ये 35 लाख ही है कंसल्टेंसी सर्विस, और उसके साथ उसने 500 का एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट किया जिसमें उसको 500 रेंट मिलता है। अब इसमें उसका टोटल टर्नओवर 20 लाख से बढ़ गया, और उसने दो तरह का सप्लाई किया, आरसीएम बेसिस पे सप्लाई किया था, और 500 पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेसिस पे सप्लाई किया था। इस केस में इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ गई है। X Limited incorporated on February 26, 2019 is engaged in manufacture of garments in Ludhiana. Turnover of X Limited for the period ending March 31, 2019 is 6 lakh. अब देखो, उसका टर्नओवर है ना गारमेंट के बिजनेस में, और टर्नओवर 6 लाख है। ओनली गुड्स में ही डीलिंग करता है, कोई और स्टेट में वो सप्लाई नहीं करता, ऐसा मान लेते हैं। एंड इट्स टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 is 40 lakh.
सो नो इंटरस्टेट सप्लाई, यहाँ पे कोई इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं है। इस केस में इसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है कि नहीं है? ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की बिकॉज़ उसका टर्नओवर 40 लाख से कम है बिकॉज़ वो एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स था इसलिए। नाउ केस 2, व्हाई इज़ एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज़। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ इन्वॉल्वड है। गुड्स भी सप्लाई करता है और सर्विस भी सप्लाई करता है। अब इस केस में उसका लिमिट हो जाएगा 20 लाख। हिज टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 इज़ 38 लाख। उसमें से 18 लाख गुड्स में से है और जो 20 लाख है वो सर्विस में है। इन दिस केस वाई इज नॉट एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इसके वो सिर्फ गुड्स में इन्वॉल्व नहीं था, सर्विस में भी इन्वॉल्व था, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसलिए उसको अब 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा। अब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 20 लाख बन जाएगा, नॉट इन रुपीज 40 लाख। सो इसलिए उसको अब 40 लाख से भले कम है फिर भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो आपको ये याद रखने का कि अगर कोई भी पर्सन गुड्स एंड सर्विस दोनों में इन्वॉल्व है तो उसके लिए लिमिट जो है वो 40 लाख नहीं रहता, उसके लिए लिमिट रहता है सिर्फ 20 लाख। अब इसका टर्नओवर 38 लाख था, तो 18 लाख गुड्स से था और 20 लाख सर्विस से था। अब दोनों को मिला लोगे तो 38 लाख बन जाएगा, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत यहाँ पे पड़ गई। नाउ केस 3, जेड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड एग्जाम्ड गुड्स। यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स भी है, एग्जाम गुड्स भी है, और टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई है 9 लाख और एग्जाम गुड्स का सप्लाई है 10 लाख। He owns a residential house property which is let out for residential purpose. Annual rent rupees 4 lakh. अब देखो यहाँ पे भी अब टोटल कितना बनेगा, देखो 9 लाख तो टैक्सेबल सप्लाई था, 10 लाख एग्जाम्प्ट सप्लाई था, और ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट मिलता है वो भी एग्जाम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में ही आता है। तो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर उसका कितना हुआ, 10 प्लस 9 प्लस 4 23 लाख। इन दिस केस एग्रीगेट टर्नओवर इज 23 लाख, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट तो 20 लाख का ही लगेगा, 40 लाख का कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता यहाँ पे भी, क्योंकि टैक्सेबल गुड्स है, एग्जाम गुड है, बट उसके साथ उसने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिया है, इसलिए उसका जो लिमिट था वो 20 लाख बन गया। So threshold limit of rupees 40 lakh as given by the aforesaid notification 10 by 19 dated March 7, 2019 is not applicable. So Z is not exclusively engaged in supply of goods. सिर्फ supply of goods नहीं कर रहा है वो एक प्रॉपर्टी भी लेट आउट कर रहा है जिसमें वो सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। Therefore रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो आपको ये समझ में आया कि उसका 9 लाख का टैक्सेबल सप्लाई था, 10 लाख का एग्जाम्प्ट सप्लाई था, और जो एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेट आउट किया था वो 4 लाख था, वो एग्जाम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में आता है। तो टोटल टर्नओवर हुआ आपका 23 लाख, और यहाँ पे 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा उसको, तो 20 लाख का ही लिमिट मिलेगा, और उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ गई। अब यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत केस स्टडी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इज ए शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर फॉर बांग्ला टीवी चैनल। ये बांग्ला टीवी चैनल है, उसके लिए वो शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करता है। ही इज लोकेटेड इन कोलकाता एंड हिज एनुअल टर्नओवर इज ऑलवेज लेस देन 20 लाख। उसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से हमेशा कम ही रहता था, और ये सर्विस प्रोवाइडर है। फॉर यूजिंग कॉपीराइट ऑफ वाई अ फोटोग्राफर फॉर हिज प्रोडक्शन हाउस ही पेज ए रॉयल्टी ऑफ 30,000। उसे रॉयल्टी 30,000 पे कर दिया। दिस रॉयल्टी इज चार्जेबल टू जीएसटी। अब ये रॉयल्टी है ना, जीएसटी में चार्जेबल है। However, GST is payable by X Limited, the recipient of supply, under reverse charge mechanism। और ये टैक्स किसको पे करना है, एक्स लिमिटेड को। देखो यहाँ पे एक्स लिमिटेड कौन है, सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं है, वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है। द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज mechanism। Consequently, X Limited is required to get registration. This rule is applicable even if aggregate turnover of X Limited is less than the threshold limit of 20 lakh and 10 lakh। यहाँ पे आप थोड़ा क्वेश्चन स्टडी को थोड़ा वापस समझो कि X Limited है ना, उसका काम क्या है कि वो शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करता है, और वो शॉर्ट फिल्म उसने बेचा बांग्ला टीवी चैनल को। अब उसका टर्नओवर हमेशा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख उससे कम ही रहता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत वैसे तो नहीं थी अभी तक तो। बट अब उसने फॉर यूजिंग कॉपीराइट ऑफ वाई, फॉर यूजिंग कॉपीराइट ऑफ वाई, उसने कॉपीराइट एक वाई का कॉपीराइट यूज किया, और उसके लिए उसने उसको रॉयल्टी पे किया।
फॉर हिज प्रोडक्शन हाउस ही पेज ए रॉयल्टी, उसने एक्सपेंस किया रॉयल्टी, जिसमें अब इसने किसका सर्विस लिया है, एक्स लिमिटेड ने वाई का सर्विस लिया है। अब इस सर्विस लेने पे रिवर्स चार्ज लग जाता है, इसलिए एक्स लिमिटेड को टैक्स गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ वाई, वाई के बिहाफ में उसको पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसलिए भले उसका टर्नओवर 20 लाख से बढ़ा नहीं, भले उसका टर्नओवर 20 लाख से बढ़ा नहीं है, फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि उसने ऐसी एक सर्विस अवेल कर ली जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है, इसलिए उसको यहाँ पे जीएसटी गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ रहा है और रजिस्ट्रेशन इसलिए लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये केस स्टडी था। द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कॉन्सिक्वेंटली एक्स लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन। तो समझ में आया आपको कि एक्स लिमिटेड था, उसने वाई लिमिटेड के पास से सर्विस लिया और एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से जो भी सर्विस लिया है उस पर रिवर्स चार्ज लगता था, इसलिए एक्स लिमिटेड को अब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है उसको कि जब भी आप कोई भी पर्सन के पास से सर्विस अवेल करते हो, अगर उसमें रिवर्स चार्ज लगता है तो एज ए रेसिपिएंट आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। देखो यहाँ पे नेक्स्ट केस स्टडी है। The aggregate turnover of X Limited engaged in taxable supply of service in the state of Odisha exceed 20 lakh on August 25, 2019. Consider the following two situations. X Limited supply applies for registration on September 19, 2019 and is granted registration certificate number on September 29, 2019. And X submit the application for registration on September 27, 2019 and is granted registration on October 5, 2019. अब देखो यहाँ पे इन दिस केस एक्स लिमिटेड बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन August 25, 2019। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि 20 लाख से टर्न ओवर उसका क्रॉस होता है 25 अगस्त को। यहाँ पे लिखा ही है, देखो ये रहा डेट के क्वेश्चन में ही लिखा है कि August 25, 2019 को उसका टोटल टर्नओवर क्रॉस होता है। अब इसमें रूल ऐसा है कि 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। अब उसने पहले सिचुएशन में अप्लाई किया, देखो आप अगर आप इसमें 30 डेज ऐड करोगे तो आपका डेट मिल जाएगा 24 सितंबर 24 2019 तक उसने अप्लाई करना था। और उसने अप्लाई कब किया है, पहली सिचुएशन में सितंबर 19 2019, इसका मतलब 24 से पहले तो अप्लाई कर दिया है विद इन 30 डेज। सो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा माना जाएगा, जिस दिन उसका थ्रेशोल्ड लिमिट से टोटल टर्नओवर क्रॉस हुआ है, यानी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2019 माना जाएगा। बट अगर मान लो कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज सबमिटेड ऑन September 27, यानी अब उसने जो टाइम लिमिट था 24 सितंबर, वहां उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब उस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन विच रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड दैट इज October 5, 2019। जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिला, जिससे गवर्नमेंट ने उसको परमिट किया, उस दिन से उसको ये रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो October 5 को वो रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। इसमें लॉस क्या होगा, क्योंकि देखो इस टाइम से 25 अगस्त से लेके October 5 तक जितना भी उसने इनवर्ड सप्लाई किया होगा उस पर आईटीसी नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड अब तक नहीं था। तो इसलिए 30 डेज के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना अप्लाई कर लो, तो पर्सन के लिए वो बेनिफिशियल रहता है। नाउ यहाँ पे एक स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का एक पॉइंट है। जैसे एक्स लिमिटेड इज ए पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। Head office and manufacturing unit of the company are situated in Kolkata. The company has three branches: Mumbai, Indore, and Surat. The company has taken 4 registration under GST, that is Kolkata head office, Mumbai branch, and Indore branch, and Surat branch. In this case, head office, Mumbai branch, Indore branch, and Surat branch are treated as a distinct person. ये सबको अलग अलग पर्सन माना जाता है अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4। Supply of goods or services between head office and branches, or a supply of goods or services between branches will be subject to GST if supplier and recipient are distinct person. In this case, supply between distinct person, GST is applicable even if such supply is made without any consideration. आप बिना पैसों के भी सप्लाई करते हो फिर भी रजिस्ट्रेशन के लिए वो पर्सन लायबल रह जाता है। मीन्स यहाँ पे बोलना ये चाहता है कि अगर एक ही पर्सन ने अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया है, तो सारे जहां जहां उसने रजिस्ट्रेशन लिया है अलग अलग स्टेट में, वो सारे डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं।
अब जैसे एक हेड ऑफिस अगर ब्रांच ऑफिस को ट्रांसफर करता है दूसरे स्टेट में, तो फिर वो लायबल रहता है जीएसटी के। भले वो अमाउंट कंसिडरेशन चार्ज नहीं करता, फिर भी आपको उस पे जीएसटी तो लगाना पड़ेगा एज पर द सम रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल 15 में वैल्यूएशन के रूल दिए गए हैं इस केस में।